जो लोग नहीं जानते, दुनिया के सबसे बड़े और सूखे रेगिस्तानों में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जीवन असंभव लगता है। यहां सिर्फ रेत दिखेगी और तेज गर्मी झेलनी पड़ेगी क्योंकि बारिश भी लगभग नहीं होती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ रेगिस्तानों के बीच में पानी, पेड़ और इंसानों की छोटी छोटी बस्तियां उभर आती हैं। ये ऐसे लगते हैं जैसे अनंत रेगिस्तान के बीच छुपी हुई छोटी छोटी जिंदगियां हों। लेकिन ये कहाँ मिलते हैं, ये कैसे बने और इनका रूप कैसा है? इस वीडियो में हम आपको ऐसी जगहों पर ले जाएंगे जहां जीना लगभग असंभव लगता है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक मांगना चाहूंगा और कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी पहली मंजिल है विल्मा, जो कि देश नाइजर में है। ऊपर से देखने पर यह जगह सहारा रेगिस्तान के बीच एक छोटे से बिंदु जैसी दिखती है। विल्मा रेगिस्तान में यात्रियों के लिए लंबे समय से बहुत अहम रही है। पहले जब आधुनिक वाहन और हवाई जहाज नहीं थे, सहारा में यात्रा करने का मुख्य तरीका ऊंटों का काफिला था। कभी-कभी यात्रा में कई हफ्ते या महीने लग जाते थे और रेगिस्तान की भीषण गर्मी में बस एक गलत दिशा इंसान की जान ले सकती थी। इसलिए उस समय ओएसिस बहुत जरूरी थे। ओएसिस रेगिस्तान में वह जगह है जहां पानी होता है, और जहां पानी होता है वहां पेड़, पौधे, जानवर और इंसान भी होते हैं। विल्मा में सिर्फ पानी नहीं बल्कि नमक भी प्रसिद्ध है। यूनेस्को और सहारा व्यापार मार्गों के बारे में कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार विल्मा अफ्रीका में नमक व्यापार केंद्रों में से एक था, और वो भी बहुत लंबे समय तक। प्राचीन समय में नमक की बहुत कीमत थी क्योंकि यह स्वाद बढ़ाने और खाने को संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल होता था जब फ्रिज नहीं थे। इसी कारण कुछ जगहों पर उस समय इसकी कीमत सोने जैसी थी। विल्मा में लोग हाथों से नमक उथले खारे पानी के गड्ढों से निकालते थे। आज भी कुछ स्थानीय लोग ये काम करते हैं, चाहे मौसम कितना भी गर्म हो। जब आप इस जगह को देखते हैं तो ये वो तरह का नखलिस्तान नहीं है जैसा आप कार्टून या फिल्मों में देखते हैं, जहां बहुत सारा पानी और बहुत सारी हरियाली होती है। इसका रूप बहुत साधारण और कठोर है। यहाँ कुछ पाम के पेड़ हैं, कुछ कुएं हैं और कुछ नमक के गड्ढे हैं। इसके चारों ओर सिर्फ रेत और ऊंचे टीले हैं। लेकिन इसके बावजूद यही वजह बनी कि सहारा रेगिस्तान के सबसे खतरनाक हिस्से में यात्रा संभव हो सकी। अगर विल्मा जैसे ओएसिस न होते तो अफ्रीका के कई पुराने व्यापार मार्ग शायद न बनते। ऐसे अनोखे स्थान सिर्फ अफ्रीका में नहीं हैं। दक्षिण अमेरिका में भी एक ऐसा नखलिस्तान है जो पहली बार देखने पर असली नहीं लगता। ये पेरू का हुआकाचिना है। पहली नजर में ये एक एडिटेड फोटो लगता है। सोचिए, एक बड़ा रेगिस्तान सिर्फ रेत से भरा है, फिर अचानक बीच में एक छोटी सी हरे रंग की झील है जिसे पेड़ और कुछ घरों ने घेर रखा है। ऐसा लगता है जैसे निर्जीव जगह में एक छोटा स्वर्ग उगाया हो। हुआकाचिना पेरू के इका शहर के पास स्थित है। पेरू की आधिकारिक पर्यटन जानकारी के अनुसार यह पूरे पश्चिमी गोलार्ध में कुछ गिने चुने प्राकृतिक नखलिस्तानों में से एक है, और यही वजह है कि यह जगह इतनी खास है। अधिकतर लोग जब नखलिस्तान शब्द सुनते हैं तो आमतौर पर सबसे पहले सहारा रेगिस्तान का ख्याल आता है, लेकिन हुआकाचिना दुनिया के दूसरी तरफ स्थित है। स्थानीय पर्यटन रिपोर्टों के अनुसार लैगून का पानी भूमिगत जलधाराओं से आता है जो सतह की ओर ऊपर उठता है। इसी वजह से सूखे रेगिस्तान के बीच में एक छोटी सी झील बन गई, और क्योंकि वहां पानी था, आसपास पेड़ पौधे उगने लगे। जब आप इसे दूर से देखते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ सिर्फ सूखी रेत है, दूसरी तरफ पानी है और हरे भरे पेड़ हैं। ऐसा लगता है जैसे दो दुनियाएं अचानक मिल गई हों। अब हुआकाचिना एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। बहुत से लोग यहाँ सैंडबोर्डिंग करने, ड्यून बग्गी की सवारी करने या बस रेगिस्तान के बीचों बीच इस ओएसिस को देखने आते हैं। लेकिन पहले ये जगह इसलिए ज्यादा अहम थी क्योंकि ये यहाँ से गुजरने वाले लोगों को पानी और आराम देती थी। और सिर्फ इंसान ही नहीं, यहाँ और भी कई जीव इसका फायदा उठाते थे। पेरू पर्यटन प्राधिकरण की आधिकारिक जानकारी के अनुसार यहाँ प्रवासी पक्षी भी कुछ समय के लिए रुकते हैं। इसका मतलब यह सिर्फ एक खूबसूरत नजारा ही नहीं है, ये भीषण गर्मी और सूखे माहौल के बीच जीवन का एक छोटा सा ठिकाना भी है। और यही बात ओएसिस के बारे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। ऐसी जगह जहां जीना लगभग नामुमकिन है, वहां अचानक पानी प्रकट हो जाता है
और जहां पानी होता है वहां जीवन भी आ जाता है। चलिए अब हम मिस्र की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग मिस्र का नाम सुनते ही पिरामिड्स और नील नदी याद करते हैं, लेकिन ये जगहें बहुत दूर हैं। रेगिस्तान के कुछ हिस्से अलग संसार जैसे हैं। इनमें करगा ओएसिस भी शामिल है। मिस्र का नक्शा देखने पर पता चलता है कि ये चारों ओर विशाल सूखे रेगिस्तान से घिरा है, लेकिन उस भीषण गर्मी के बीच वहां एक लंबा इलाका है जहां पानी, पेड़, खेत और छोटी छोटी बस्तियां हैं। ये सिर्फ ऐसा साधारण नखलिस्तान नहीं है जहां एक कुआं और कुछ पेड़ हों, बल्कि रेगिस्तान में एक लंबी हरी पट्टी जैसा इलाका है। ब्रिटानिका और मिस्र के कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार ये देश का सबसे बड़ा नखलिस्तान है। यह उत्तर से दक्षिण तक 100 मील से भी ज्यादा फैला हुआ है। प्राचीन समय में यह जगह बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह रेगिस्तान पार करने वाले कारवां के लिए एक ठहराव स्थल के रूप में काम करती थी। सहारा और मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान इतने विशाल थे कि उस समय यात्रा करना बेहद कठिन था। तब न जीपीएस था, न कोई आधुनिक वाहन। अगर रेगिस्तान में आपका पानी खत्म हो जाए तो उम्मीद नहीं रहती। इसलिए खारगा जैसे ओएसिस यात्रियों के लिए जीवन रेखा होते हैं, जहां वे आराम करते हैं। यहीं वे पानी लेते थे और यहीं सामानों का आदान प्रदान भी करते थे। यूनेस्को के अनुसार ये जगह पहले व्यापार मार्गों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो उत्तर अफ्रीका और मध्य अफ्रीका के कुछ हिस्सों को जोड़ती थी। सीधे शब्दों में कहे तो ये जगह बहुत लंबे समय तक व्यापार का मार्ग रही है। लेकिन यह सिर्फ व्यापार ही नहीं हुआ, ये जगह इतिहास से भी भरपूर है। पुरातत्वविदों के अनुसार यह प्राग ऐतिहासिक काल से लोग बसे हैं, जब ना तो आधुनिक शहर थे और ना ही देश। तब भी इस ओएसिस के आसपास पुराने मंदिर, रोमन बस्तियां और प्राचीन कब्रिस्तान पाए गए हैं। यहाँ बनाई गई प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है हिबिस का मंदिर, जो फारसी शासक डेरियस प्रथम के समय से जुड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि रेगिस्तान में होने के बावजूद ये जगह कई प्राचीन साम्राज्यों के लिए महत्वपूर्ण रही है। और खारगा के बारे में एक और चौंकाने वाली बात है। वैज्ञानिक अध्ययनों और यूनेस्को रिपोर्ट्स के अनुसार संभव है कि पहले यह इलाका आज से ज्यादा नम और हरा भरा था। कुछ सबूत ऐसे हैं जो बताते हैं कि कभी मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में बड़े बड़े झीलें हुआ करती थीं। इसका मतलब है कि जो इलाका आज सिर्फ रेत से भरा है, वो हजारों साल पहले शायद कहीं ज्यादा पानी और पौधों से भरा हुआ था। आज भी करगा ओएसिस जीवित है। यहाँ खजूर, जैतून, गेहूं और तरह तरह की सब्जियों की खेती होती है। गहरे कुएं और सिंचाई प्रणालियों के कारण यहाँ की खेती सूखे रेगिस्तान के बीच आज भी चल रही है। सीधे शब्दों में कहें तो ये जगह आज भी एक असली ओएसिस का काम कर रही है। ये उस जगह को जीवन देता है जहां जीना लगभग नामुमकिन होना चाहिए। अब चलिए सीवा ओएसिस की ओर बढ़ते हैं। यह मिस्र और लीबिया की सीमा के पास स्थित है। आज का समय आधुनिक है, लेकिन यहाँ कई लोगों को अब भी लगता है कि वे सामान्य दुनिया से दूर हैं। इस विशाल रेगिस्तान में अचानक खजूर के पेड़, झरने, नमक की झीलें और लोगों की छोटी छोटी बस्तियां दिखती हैं, मानो रेत में छुपी कोई दुनिया हो। ब्रिटानिका के अनुसार सिवा में लगभग 200 प्राकृतिक झरने हैं। इसी वजह से यहाँ खेती करना और रहना संभव हो पाया है, भले ही ये इलाका भीषण गर्मी और सूखी जमीन से घिरा हुआ है। सिवा अपने खजूर और जैतून के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ की आजीविका मुख्यतः जैतून के तेल और खजूर की खेती पर निर्भर करती है। जब आप ऊपर से ओएसिस को देखते हैं तो रंगों का बड़ा फर्क साफ नजर आता है। चारों तरफ सिर्फ सफेद रेगिस्तान है, बीच में आप हरा भरा हिस्सा देख सकते हैं जो पौधों और पानी से भरा है। लेकिन सिवा के बहुत मशहूर होने का कारण सिर्फ खाना या पानी नहीं था। प्राचीन समय में ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी था। यहीं पर कभी प्रसिद्ध अमुन का ओरेकल स्थित था। प्राचीन दुनिया के समय में बहुत से लोग मानते थे कि ये मंदिर देवताओं से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक सिकंदर महान ने मिस्र पर कब्जे के बाद यहाँ यात्रा की थी, और यही वजह है कि सीवा इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। सोचिए, एक ओएसिस जो विशाल रेगिस्तान के बीच में है, लेकिन प्राचीन इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक यहाँ आया था। लेकिन इतिहास के अलावा सीवा की संस्कृति भी खास है। आज भी वहाँ ऐसी समुदाय हैं जो अभी भी बर्बर भाषा का उपयोग करती हैं
और उनकी अपनी परंपराएं हैं। इस जगह पर आपको पुराने मिट्टी के ईंटों से बने घर और पुराने बस्तियां भी दिखेंगी, जिन्हें जमीन के ऊंचे हिस्सों पर बनाया गया था ताकि खतरे के समय उनकी रक्षा करना आसान हो सके। पुराने समय में ओएसिस की सुरक्षा जरूरी थी, क्योंकि रेगिस्तान में पानी होने पर कोई और उसे लेना चाहता था। इसीलिए पहले कई ओएसिस प्राकृतिक किले की तरह थे, और यही बात सीवा को खास बनाती है। यह सिर्फ रेगिस्तान के बीच एक साधारण ठहराव नहीं है, ये एक पूरा छोटा सा संसार है जो अपने चारों ओर की गर्मी, नमक और रेत से अलग थलग होकर जीवित रहा। अब किसी और जगह चलते हैं। सहारा रेगिस्तान में भी कुछ स्थान हैं जो ऊपर से असली नहीं लगते। लगभग अंतहीन रेत के बीचों बीच अचानक एक हरा भरा इलाका दिखाई देता है, जो खेतों और इंसानी बस्तियों से भरा होता है। इसका सबसे अनोखा उदाहरण लीबिया में अल अलकुफरा है। हवाई जहाज से या सैटेलाइट तस्वीरों में इसकी अनोखी शक्ल तुरंत दिखती है। चारों ओर सिर्फ रेतीला रेगिस्तान है, लेकिन बीच में हरे रंग के गोल घेरे हैं, जैसे किसी ने रेत में विशाल पौधे उगाए हों। और इसका कारण है पानी। रेगिस्तान के नीचे छुपा गहरा पानी। अल अलकुफरा लीबिया के दक्षिण पूर्व में लीबियाई रेगिस्तान के अंदर है, जो दुनिया के सबसे गर्म और सूखे इलाकों में से एक है। ब्रिटानिका और कुछ भौगोलिक अभिलेखों के अनुसार यह बड़ा ओएसिस सिस्टम है, जिसमें कस्बे, खेत और खजूर के बाग आपस में जुड़े हैं, जो रेगिस्तान की विशाल घाटी में है। प्राचीन समय में अल अलकुफरा सहारा के कारवां मार्गों के पड़ावों में से एक था। यह रेगिस्तान पार करने वालों के लिए पानी और आराम की कुछ गिनी चुनी जगहों में से एक थी, क्योंकि वहां का सफर खतरनाक और अंधेरा था। सहारा में पानी का नियंत्रण होने से व्यापार और आवाजाही पर भी नियंत्रण रहता है। इसी कारण अल अलकुफरा महत्वपूर्ण बना रहा। यह इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुआ क्योंकि यह सुंदर या पहुंचने में आसान था। यह महत्वपूर्ण इसलिए बना क्योंकि यह उन कुछ जगहों में से एक था जहां भीषण गर्मी के बीच इंसान जीवित रह सकता था। यह जगह महत्वपूर्ण होने के कारण संघर्ष और नियंत्रण का केंद्र बनी। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 19वीं सदी के अंत में यह सनूसी आंदोलन का आधार थी। यह उत्तरी अफ्रीका में एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। जब इटली ने लीबिया पर कब्जा किया तो यह जगह भी सैन्य अभियानों का निशाना बनी। यह दिखाता है कि यह ओएसिस पहले कितना महत्वपूर्ण था, जबकि नक्शे में यह छोटा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में यह रेगिस्तान के बीच एक रणनीतिक स्थान था। आज अल अलकुफरा की सूरत पहले से बिल्कुल अलग है। पहले यह सिर्फ कुएं, ऊंटों के काफिले और खजूर के पेड़ थे, लेकिन अब जमीन के नीचे से पानी का उपयोग करने वाली आधुनिक सिंचाई प्रणालियां हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार ऊपर से रेगिस्तान के बीच में बड़े बड़े गोल खेत देखे जा सकते हैं। ये गोल आकृतियां इसलिए बनती हैं क्योंकि मशीनी सिंचाई प्रणालियां घूमते हुए फसलों को पानी देती हैं। इसलिए ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान के खिलाफ ये तकनीक से रचा गया एक मुकाबला है। ऐसा लगता है जैसे जिस जगह पर सिर्फ रेत होनी चाहिए, वहां जबरदस्ती हरियाली लाई जा रही है। और यही अल अलकुफरा की सबसे अलग बात है। यह सिर्फ एक छोटी झील वाला नखलिस्तान नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा टुकड़ा है जो वहां बना है जहां कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन सहारा के सभी नखलिस्तान समतल रेगिस्तान में नहीं हैं। कुछ पहाड़ों के बीच छुपे हुए हैं। उनमें से एक है टिमिया, जो नाइजर देश में है। टिमिया की दिखावट आमतौर पर फिल्मों में दिखने वाले नखलिस्तान से अलग है। इसके चारों ओर कोई विशाल रेत का समुद्र नहीं है। इसके बजाय यह उत्तरी नाइजर के एयर पर्वतों के अंदर स्थित है। यूनेस्को के अनुसार यह जगह सहारा रेगिस्तान के अंदर छुपा हुआ जीवन का एक छोटा सा टुकड़ा है। और यही वजह है कि टिमिया खास है। पूरी तरह समतल रेगिस्तान की बजाय यह चट्टानों, पहाड़ों, कैनियनों और गहरी घाटियों से घिरा हुआ है। कठोर और सूखी चट्टानों के बीच अचानक पेड़, खेत और छोटी छोटी बगीचाएं नजर आती हैं, जैसे सहारा के बीच में कोई गुप्त घाटी हो। यूनेस्को और पर्यावरणीय अध्ययनों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र पानी इकट्ठा कर उसे इलाके के हिस्सों तक पहुंचाने में सहायक है। इसी वजह से आसपास का इलाका कितना भी सूखा क्यों न हो, पौधों का उगना संभव हो पाता है। टिमिया में खजूर, सिट्रस फल, अंजीर और अन्य फसलों की खेती होती है। भूमि रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस इलाके में 100 साल से ज्यादा समय से छोटी सिंचित बगीचे हैं। प्राचीन समय में
यहाँ के लोग केवल उथले कुओं और जानवरों की मदद से पानी निकालने के साधारण तरीके ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन आधुनिक समय में नखलिस्तान के कुछ हिस्सों में मोटर बाइक्स और मोटर पंप का भी इस्तेमाल किया जाता है। और भले ही ये अफ्रीका के सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक के बीच में है, खेती फिर भी जारी रहती है। यही वजह है कि टिमिया खास है। यह कोई साधारण नखलिस्तान नहीं है जो बस रेगिस्तान में बच गया हो। यह वास्तव में उपयोग में आने वाला परिदृश्य है। यहाँ लोग खेती करते हैं, बाग बगीचे हैं, फलदार पेड़ हैं और एक ऐसा समुदाय है जिसने ऐसी जगह में जीना सीख लिया है जो ज्यादातर लोगों के लिए लगभग नामुमकिन है। और टिमिया बस यही दिखाता है कि सहारा सिर्फ अंतहीन रेत के टीले नहीं है। कुछ स्थानों पर पहाड़, घाटियां और छुपे क्षेत्र हैं जहां जीवन शांति से चलता है, चाहे चारों ओर गर्मी और सूखी जमीन हो। और अगर आपको वहां अच्छा लगा तो यह देखकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। ये चीन में स्थित क्रेसेंट लेक है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी ने विशाल रेगिस्तान के बीच में एक छोटी सी झील गिरा दी हो। यह झील चीन के गासू प्रांत के डुनहुआंग शहर के पास स्थित है। इस झील की खासियत है कि ये ऊंचे रेत के टीलों से घिरी है जो ऐसे लगते हैं मानो कभी भी झील को निगल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वहां का पानी बहुत लंबे समय से अब भी मौजूद है। ऊपर से क्रेसेंट लेक देखकर आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये इतनी मशहूर क्यों है। इसकी आकृति लंबी और मुड़ी हुई है, जैसे रेगिस्तान के बीच में लेटा हुआ चांद हो। इसी वजह से इसे क्रेसेंट लेक कहा जाता है। इसके चारों ओर लगभग सिर्फ रेत ही दिखाई देती है। यह रेगिस्तान से जंगल में धीरे धीरे कोई बदलाव नहीं है। अचानक ही गर्मी और धूल के बीच पानी दिखाई देता है और यही वजह है कि जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो यह असली नहीं लगता। इस जगह की खूबसूरती ही नहीं बल्कि प्राचीन काल में डुनहुआंग सिल्क रोड का अहम हिस्सा भी था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड और यूनेस्को की जानकारी के अनुसार यह चीन, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के बीच सफर करने वाले व्यापारियों और यात्रियों के लिए मुख्य ठहरावों में से एक था। सोचिए जरा, रेगिस्तान पार करने के बाद अचानक एक ओएसिस दिखता है जहां पानी और आराम मिलता है। पुराने समय में यात्रियों के लिए क्रेसेंट लेक और डुनहुआंग का ओएसिस क्षेत्र बहुत अहम था। ये सिर्फ सुंदर दृश्य नहीं बल्कि जीवित रहने का सहारा था। कई सदियों तक ये जगह संस्कृति, धर्म और व्यापार का भी केंद्र रही। इसके चारों ओर मंदिर, कारवा मार्ग और समुदाय बने और यहाँ तक कि चारों ओर घूमती हुई रेत से घिरे होने के बावजूद झील अब भी बनी हुई है। इसीलिए पहले की कुछ पुरानी मान्यताएं थीं कि इस झरने को कभी भी रेत नहीं ढक सकती और ये कभी सूखेगा भी नहीं। लेकिन आधुनिक समय में स्थिति बदलने लगी। वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक भूजल घटने और आसपास के क्षेत्र में पानी के उपयोग से क्रेसेंट लेक में पानी कम हो गया। इसका मतलब है कि जो ओएसिस लंबे समय तक अडिग रहे हैं वे भी प्रभावित हो सकते हैं। ये दिखाता है कि रेगिस्तान में पानी कितना जरूरी है। उसके बिना ओएसिस भी गायब हो सकता है। आज भी क्रेसेंट लेक दुनिया के सबसे अनोखे ओएसिस में है क्योंकि ये सिर्फ रेगिस्तान की साधारण झील नहीं है। ये एक पतली सी जीवन रेखा की तरह है जो चारों तरफ से चलती हुई रेत के समुद्र से घिरी होने के बावजूद भी जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कुछ ओएसिस ऐसे भी हैं जो सिर्फ पानी के बारे में नहीं हैं बल्कि रेगिस्तान में इंसानों के जीने के तरीके के बारे में भी हैं। चलिए अब हम लीबिया के गडामिस चलते हैं। ये आम ओएसिस जैसा नहीं है जहां सिर्फ पेड़ कुएं हों। गडामिस एक पूरा शहर है जिसे गर्मी में रहने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लीबिया, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया की सीमाओं के पास स्थित है। इसके चारों ओर सूखा रेगिस्तान और सहारा के पथरीले इलाके दिखाई देते हैं। इसके बीच एक ओएसिस और पुराना शहर है जहां लोग लंबे समय से रहते हैं। यूनेस्को और ब्रिटानिका के मुताबिक ये सहारा के सबसे पुराने ओएसिस शहरों में से है। प्राचीन समय में यह सहारा पार व्यापार मार्गों के लिए अहम था। पहले कारवां यहीं से अफ्रीका के अलग अलग उत्पाद लेकर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की ओर जाते थे, जिससे यह रेगिस्तान में व्यापार का केंद्र बन गया। लेकिन गदामिस की खासियत सिर्फ उसका इतिहास नहीं बल्कि पूरा शहर कैसे बना ये भी है। गदामिस के पुराने हिस्से में चलते ही आप देखेंगे कि कई संकरे रास्तों पर छतें बनी हैं। ये इसलिए किया गया था कि लोगों पर तेज धूप की गर्मी न पड़े। ये पुराने समय का प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। कुछ घर आपस में जुड़े हुए हैं ताकि अंदर कम गर्मी आ सके।
ऊपर की मंजिलों की छतों का उपयोग पहले समुदाय की गतिविधियों और आवाजाही के लिए होता था। शहर का हर हिस्सा रेगिस्तान की गर्मी से निपटने के लिए बना था। यह डिजाइन नहीं बल्कि असली सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी। यूनेस्को के अनुसार शहर का अहम हिस्सा उसका मरुद्यान और उसके आसपास के खजूर के उपवन हैं, जो सिर्फ सजावट नहीं है। यही वो चीजें हैं जो छाया, खाना और इस जगह को सुरक्षा देती हैं। और यही वजह है कि गदामिस खास है। ये कोई साधारण ओएसिस नहीं है जिसमें रेत के बीच पानी हो। ये दुनिया के सबसे कठिन माहौल में जीने का एक पूरा तंत्र है। पानी से लेकर वास्तुकला तक और शहर के अंदर लोगों के चलने के तरीके तक, सब कुछ सहारा की तीखी गर्मी के हिसाब से ढाला गया है। और ये बस दिखाता है कि कभी कभी रेगिस्तान में असली संघर्ष सिर्फ पानी ढूंढने का नहीं होता, बल्कि ये भी सीखने का होता है कि यहाँ कैसे जिया जाए। इसके बावजूद रेगिस्तान में सबसे कीमती चीज न सोना है, न पत्थर और न ही तेल, बल्कि पानी है। क्योंकि जहां पानी है वहां जीवन है। और मिस्र में एक ऐसी जगह है जो ये साबित करती है कि सबसे सूखी जमीन के बीच भी एक खूबसूरत जगह बन सकती है। और ये है दाखला ओएसिस। नहीं, ये कोई छोटा सा ओएसिस नहीं है जिसमें सिर्फ एक कुआं और कुछ पेड़ हों। दाखला एक लंबी हरी पट्टी की तरह है जो मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर फैली हुई है। इसके चारों ओर जमीन बिल्कुल सूखी है, लेकिन ओएसिस के अंदर खेत, घर, प्राचीन खंडहर और ऐसे स्थान हैं जहां लोग बहुत समय से रह रहे हैं। पुरातात्विक अध्ययनों के अनुसार दाखला नाइल घाटी के पश्चिम में सबसे बड़े ओएसिस में से एक है। और इस जगह के जीवित रहने का कारण है जमीन के नीचे छुपा हुआ पानी। यह किसी बड़ी नदी का पानी नहीं है, ये बारिश का पानी भी नहीं है। इसे जीवाश्म भूजल कहा जाता है। इसका मतलब है ये बहुत पुराना पानी है जो जमीन के नीचे तब जमा हुआ था जब सहारा का मौसम ज्यादा नम था। आसान शब्दों में कहें तो रेगिस्तान के नीचे एक बड़ा छुपा हुआ पानी का भंडार है। कुओं और ड्रिलिंग से लोग पानी का इस्तेमाल जिंदा रहने, खेती और समुदाय बसाने के लिए कर सकें। दाखला की सबसे हैरान करने वाली बात सिर्फ इसका पानी नहीं, बल्कि इसका बहुत लंबा इतिहास भी है। दाखला ओएसिस प्रोजेक्ट के अनुसार यहां सैकड़ों प्राचीन स्थल मिले हैं। यहां पुराने बस्तियों, शिलाचित्र, मंदिर और घरों के प्रमाण मिले हैं जिन्हें इंसानों ने अलग अलग समय में उपयोग किया था। इसका मतलब यह सिर्फ रेगिस्तान में एक विश्राम स्थल नहीं था, बहुत लंबे समय तक ये कई पीढ़ियों का घर रहा है। कहा जाता है कि एक समय यह इलाका और भी ज्यादा नम था। कुछ अध्ययनों के अनुसार दाखला का एक हिस्सा हजारों साल पहले एक बड़ी झील हुआ करता था। अगर आज इसके चारों ओर रेगिस्तान है, तो पहले यहाँ की स्थिति अलग थी। ज्यादा पानी था, ज्यादा पौधे थे और ज्यादा जानवर वहां रह सकते थे। समय के साथ जलवायु बदल गई, सहारा सूख गया, कुछ लोग बेहतर जगहों की ओर चले गए जैसे नाइल घाटी, लेकिन दाखला पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। यह एक नखलिस्तान बना रहा क्योंकि यहां अब भी जमीन के नीचे पानी था। दाखला के खास होने का एक और कारण है, यहां सिर्फ आम जीवन ही नहीं था, यहां मंदिर थे, स्कूल थे, पुराने दस्तावेज थे, घर और सड़कें थीं और ऐसे संकेत थे कि यहां एक व्यवस्थित समुदाय रहता था। नखलिस्तान के कुछ हिस्सों में रोमन काल के खंडहर मिले हैं। यहां पुराने बस्तियां मिली हैं जो दिखाती हैं कि ये जगह कभी एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्र थी। इसलिए ये गलत होगा अगर हम नखलिस्तान को केवल पानी पीने की जगह माने। दाखला में नखलिस्तान शिक्षा, धर्म, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी का केंद्र बन गया था। यह रेगिस्तान के बीच एक छोटी सी सभ्यता की तरह था और यही कारण है कि दाखला इस सूची में ऊंचे स्थान पर है, क्योंकि यह नखलिस्तान की पूरी अवधारणा को सबसे बड़े रूप में दिखाता है। यह सिर्फ पानी नहीं है, यह सिर्फ पेड़ नहीं है, यह सिर्फ खेती नहीं है, यह इंसान, जलवायु और जीवित रहने की एक लंबी कहानी है। जहां दाखला रेगिस्तान जीवन से भरा लगता है, वहीं अगला स्थान किसी और ग्रह जैसा है। यह है वाओ वाओ अन्नामुस, लीबिया। सैटेलाइट इमेज में देखने पर तुरंत नहीं लगेगा कि यह नखलिस्तान है। यह एक बड़ा काला निशान दिखता है जो सहारा रेगिस्तान में ज्वालामुखी के कारण बना है। वाओ वाओ अन्नामुस सहारा का एक ज्वालामुखीय कैल्डेरा है जो ज्वालामुखीय गतिविधि से बना बड़ा गड्ढा होता है। इसके बीच में एक ज्वालामुखीय शंकु है
जिसके चारों ओर गहरी राख और बेसाल्टिक चट्टानें रेगिस्तान में फैली हैं। ऊपर से देखने पर इसका बड़ा काला घेरा साफ दिखता है, जैसे रेत में जली हुई गोल आकृति हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ज्वालामुखी क्षेत्र में छोटी छोटी झीलें हैं। नासा और स्मिथसोनियन ग्लोबल वॉल्केनिज्म प्रोग्राम के अनुसार वाडी वाऊ अन्नामुस के अंदर खारे पानी की झीलें हैं और इन झीलों के आसपास पौधे भी पाए जाते हैं। तो सोचिए इसका नजारा कैसा होगा। ज्वालामुखी से काली मिट्टी, चारों तरफ फीका रेगिस्तान, अंदर पानी है, झील के पास पौधे हैं और ये उत्तर अफ्रीका के सबसे सुनसान हिस्सों के बीच में है। ये सामान्य ओएसिस जैसा नहीं है जहां खजूर के पेड़ और गांव होते हैं। ये कुछ अलग ही है, जैसे ज्वालामुखी, रेगिस्तान, झील और छोटी सी जिंदगी सब एक ही जगह पर मिल गए हों। इसलिए जब आप इसे देखते हैं तो सब कुछ मेल नहीं खाता। यहां बहुत गर्म और सूखा होना चाहिए, लेकिन यहां पानी है। आसपास सब कुछ मरा हुआ दिखना चाहिए, लेकिन यहां पौधे हैं। यहां तो सिर्फ रेगिस्तान ही होना चाहिए था। बीच में एक ज्वालामुखीय क्रेटर है जो वादी वाऊ अन्नामुस को अलग बनाता है। यह कोई बड़ा कृषि ओएसिस नहीं है। यहां न डाकला जैसा लंबा ग्रीन बेल्ट है, न गदामेज जैसा प्राचीन ओएसिस। ये एक अलग थलग प्राकृतिक अजूबा है। ये दूर, शांत और अनोखा दिखता है, यहां तक कि अंतरिक्ष से भी। कुछ अध्ययन मानते हैं कि इसकी ज्वालामुखी विशेषताएं कितनी पुरानी या नई हैं, यह ठीक से पता लगाना मुश्किल है। यहां का मौसम शुष्क होने से कटाव धीमा होता है, इसलिए चट्टानें और क्रेटर बहुत समय बाद भी नए जैसे दिखते हैं। लेकिन भले ही इसकी उम्र के बारे में सारी जानकारी अभी साफ नहीं है, एक बात पक्की है, वाऊ अन्नामुस दुनिया के सबसे अनोखे ओएसिस में से एक है। इसी कारण यहां सिर्फ पानी नहीं दिखता। आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी की आग और ओएसिस का पानी रेगिस्तान में कैसे मिलते हैं। और उस जगह पर जहां आमतौर पर सिर्फ रेत, पत्थर और गर्मी ही दिखनी चाहिए, अचानक एक काला क्रेटर दिखाई देता है जिसके अंदर झीलें और पौधे होते हैं। अगर कोई ओएसिस है जो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं लगता, तो वो यही है। वाऊ वाऊ अन्नामुस सिर्फ साधारण जगह नहीं है जहां पानी हो। यह साबित करता है कि रेगिस्तान के कठिन इलाकों में भी प्रकृति अद्भुत स्थान बना सकती है, जिन पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वे वास्तव में होते हैं।